Good evening everybody. My name is Harun. So welcome to my M. Rahman class. Today I am going to discuss the fluid mechanics, some fluid properties. There are lots of fluid properties, but in this tutorial I will discuss about surface tension. हम लोग इस क्लास में सरफेस टेंशन के बारे में बात करेंगे. अब सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम एक वाटर सैंपल लेते हैं, एक लिक्विड का सैंपल लेते हैं. सपोज कीजिए कि ये एक लिक्विड का सैंपल है. अब ये लिक्विड का जो सैंपल है उसका हम लोग इनसाइड देखते हैं, तो इनसाइड में सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं यहाँ पे सपोज, और दूसरा मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज मॉलिक्यूल बी, ठीक है. तो हम लोग एनालिसिस करते हैं. अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मॉलिक्यूल ए है वो सिमिलर नेचर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड है. दिस मीन्स दैट ये मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पर ए जो मॉलिक्यूल्स है ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से ही सराउंडेड है. इसी तरीके से हम घूम फिर के अगर मॉलिक्यूल बी पे जाते हैं जो सेंटर पे है यहाँ पे एग्जैक्टली, तो इसके सराउंडिंग में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं. तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ऑफ कोहेजन होता है. ओके, तो यहाँ पर चूंकि सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं बाय द कोहेसिव फोर्सेस, तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर स्टेबल कोहेसिव फोर्सेस हैं. ओके, लेकिन अगर हम लोग इस इंटरफेस की बात करेंगे, दिस इंटरफेस, तो इसके आउटसाइड एयर है. ओके, एयर के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर वाटर है. ओके, सो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं. तो जब डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो को एडहेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है नीचे कोहेसिव फोर्स है, ऊपर एडहेसिव फोर्स है. तो यहाँ एट दिस पॉइंट, पर्टिकुलरली एट पॉइंट सी, अनबैलेंस फोर्स जो है वो अनबैलेंस हो जाता है, क्योंकि नीचे एडहेसिव फोर्सेस, ऊपर कोहेसिव फोर्सेस, और एडहेसिव फोर्सेस जो होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटीरियर ऑफ द सैंपल है, जो इंटीरियर ऑफ द सैंपल है वहां पर सिमिलर नेचर के मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये सब एक दूसरे में सेम कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं या बैलेंस कोहेजन हो रहा है यहाँ पे. लेकिन एट द इंटरफेस, और ये एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, और ऐसे देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी पॉइंट्स ऑन दिस इंटरफेस, और ये एक सैंपल की बात की जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विड एयर इंटरफेस है. तो जब हम लोग लिक्विड एयर इंटरफेस पर रहेंगे तो ये सारा अनबैलेंस फोर्स पूरे इंटरफेस पे काम करेगा. ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ए एंड बी आर सराउंडेड इन वन फेज. ठीक है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ए एंड बी आर सराउंडेड इन वन फेज बाय सेम नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हेंस दे एक्सपीरियंस सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे हैव बैलेंस कोहेजन. ओके, लेकिन अगर मॉलिक्यूल सी की बात करें या जो मॉलिक्यूल्स इंटरफेस पे प्रेजेंट है उनकी बात करें, तो वो वहाँ पर एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों कॉम्बाइंडली एक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है. ये अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, ये इंटरफेस को श्रिंक कराने की कोशिश करता है, और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक ये सरफेस मिनिमम सरफेस एरिया पे ना पहुंच जाए. मतलब जो लिक्विड होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब वो मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन ना कर ले. तो ये अनबैलेंस फोर्स जो है इस मेम्ब्रेन, इस लेयर को टेंशन में ला देता है. इस टेंशन की वजह से ये जो सरफेस है ये मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करता है. तो यहाँ पर जो टेंसाइल फोर्स है जिसकी वजह से ये टेंशन है, तो यही होता है सरफेस टेंशन. क्योंकि ये सरफेस पर ये टेंशन फोर्स है जो इस सरफेस को मिनिमम एरिया में कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है. ओके, तो हम लोग ये ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो सरफेस है इट बिहेव्स लाइक ए मेम्ब्रेन अंडर टेंशन. तो यही सरफेस टेंशन होता है. ठीक है, और सरफेस टेंशन का जो डायरेक्शन है वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. इट इज़ एक्ट नॉर्मल टू द लाइन ड्रॉन ऑन द इंटरफेस. तो इस इंटरफेस पर
हम लोग एक तो लाइन ड्रॉन नॉर्मल कर सकते हैं इस तरीके से, और एक जो लाइन ड्रॉन होगा वो आउटसाइड द स्क्रीन होगा, वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और एक पैरेलल टू द स्क्रीन होगा। ओके, तो जो पैरेलल लाइंस हैं इस तरीके से, ये सारे जो लाइंस होंगे वो डायरेक्शन होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है। ओके, यहाँ पर इस सरफेस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। एक्चुअली इस सरफेस पे लाइन नहीं ड्रॉ किया, हमने इमेजिन किया। तो हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर जो टेंसाइल सरफेस टेंशन है वो टेंसाइल नेचर का है। ओके, और इस लाइन के नॉर्मल है, इंटरफेस के नॉर्मल है, और अलोंग द प्लेन ऑफ इंटरफेस, जो इंटरफेस का प्लेन है वही होता है। तो सरफेस टेंशन को हमने FST से डिनोट किया है। तो सरफेस टेंशन हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम इसके डायमेंशन और यूनिट की बात करें तो सरफेस टेंशन हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो SI यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन पर मीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग जूल पर मीटर स्क्वायर में भी आ सकते हैं। अगर डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और लेंथ का डायमेंशन L होता है, तो ये कैंसिल होके MLT-2 हो जाता है। MKS यूनिट की बात करें तो ये kg पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और CGS यूनिट की बात करें तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ओके, अब कुछ बात आती है कि कहाँ कहाँ पे जीरो सरफेस टेंशन एक्ट करता है। ओके, तो एक पॉइंट है, एक तो एग्जाम्पल हो गया कि एक आइडियल फ्लूइड, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में कोहेसिव फोर्स नहीं होता है। अब जब कोहेसिव फोर्स नहीं हुआ तो अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा। ओके, तो जब कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स हुआ ही नहीं और अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स हुआ नहीं तो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट खत्म। दूसरा ये क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता जाता है। तो यहाँ पर दोनों फेज डिस्टिंक्ट हैं, मतलब यहाँ पर जो लिक्विड है वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब लिक्विड और वेपर का होना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को होने के लिए दो अलग अलग कह लीजिए कि फेज की ज़रूरत है। मतलब एयर जो बाहर सराउंडिंग से फोर्स लगाएगा, और वाटर। तो यहाँ पर वाटर और लिक्विड दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ओके, लिक्विड से डायरेक्ट ये वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो क्रिटिकल प्रेशर पे, क्रिटिकल पॉइंट पे सॉरी, यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है लिक्विड और वेपर इंटरफेस पे, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन ज़ीरो होता है। ओके, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सरफेस टेंशन कैसे टेम्परेचर से चेंज होता है। हम लोग जानते हैं कि अगर लिक्विड में हम टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं उसकी वजह से इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रिड्यूस होगा। इसका मतलब जो कोहेसिव फोर्स है वो रिड्यूस होगा, तो सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा। अगर हम बात करें तो अगर हम लोग लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे मतलब लिक्विड वार्म हो जाएगा, तो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। तो वार्म वाटर से हम लोग इजिली कपड़ा धो सकते हैं। ओके, सिंस द सरफेस टेंशन इज लेस फॉर वार्म वाटर एंड इट कैन इजिली पेनिट्रेट इन बिटवीन द स्मॉल स्पेस और ओपनिंग फॉर इफेक्टिव वॉशिंग। हम लोग अगर सोप और डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो ये भी सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है एयर और वाटर इंटरफेस का। अब ये जब सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ तो कपड़ा धोना इजी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं वाटर में तो ये सरफेस टेंशन इंक्रीज करा देता है। तो अगर किसी भी कपड़े में स्टेन है उसमें अगर हम और सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो हम लोग कभी कपड़े को साफ नहीं कर पाएंगे इजीली। ओके, कुछ अलग पॉइंट की बात करें तो अगर हम लोग केरोसिन ऐड करते हैं वाटर में तो ये वाटर और एयर का जो इंटरफेस है वहाँ पर सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। इसलिए जो भी इंसेक्ट वाटर पे बैठेगा वो सरफेस टेंशन के रिड्यूस होने की वजह से सिंक कर जाएगा। क्योंकि जब उस पर केरोसिन नहीं था तो वो एक मेम्ब्रेन के तरह, थिन मेम्ब्रेन के तरह काम करता था जो इंसेक्ट के वेट को बैलेंस कर लेता है। ओके, जो हम लोग आगे बात करेंगे इन द केस ऑफ नेडल। ठीक है, अगर कोई पूछे कि सरफेस टेंशन वाटर का क्या होता है तो आप ये डायरेक्ट उसकी वैल्यू नहीं बताएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन हम लोगों ने अभी देखा कि ये दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो इंटरफेस पर, ओके, और दूसरा टेम्परेचर पे। तो हम लोग ये कहेंगे कि सरफेस टेंशन
ऑफ वाटर, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं। ओके, सरफेस टेंशन सिर्फ प्रॉपर्टी लिक्विड की नहीं है, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गैस पे भी डिपेंड करती है। तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड विथ एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री, ये कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन हुआ। तो ये वैल्यू होती है 0.073 न्यूटन पर मीटर। उसी तरीके से सरफेस टेंशन ऑफ सोप विथ एयर एज इंटरफेस एट 20 डिग्री, ये हुआ 0.48 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ये हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स में, जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग सरफेस टेंशन को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। तो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे फतिंगा है या इस टाइप की चीज़ें हैं, वो आसानी से पानी पे बैठा रहता है। मच्छर हो गया, जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं वो फ्लोट करता है। अगर कोई एक छोटा सा निडल है आयरन का, उसको हम प्यार से रख देते हैं पानी पे, तो वो इजीली फ्लोट करेगा। भले यहाँ पर ऑल्दो आयरन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये फ्लोट करेगा। एक्चुअली यहाँ पर सरफेस टेंशन उसको रोके हुए। अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा हेवी निडल डालते हैं तो सरफेस टेंशन उसको नहीं रोक पाता है, तो फिर वो बायोइंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो डिटरमाइन करता है कि निडल को डुबाना चाहिए या निडल को फ्लोट करवाना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो सबसे यूनिक बात है, जो किसी ने शायद नहीं सुना हो, इट इज़ यूज फॉर द क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ जॉन्डिस। यहाँ पर जॉन्डिस के टेस्टिंग में हम लोग सरफेस टेंशन का प्रिंसिपल यूज करते हैं। ओके, अब इसमें क्या है, अगर हम लोगों में से किसी को जॉन्डिस हुआ हो और डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, वो बोलता है यूरिन टेस्ट ले लेता है। और वो क्या करता है, यूरिन का सैंपल लेता है, यूरिन के सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में रखता है और वो उस पर सल्फर पाउडर स्प्रिंकल करता है। सल्फर पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद अगर सल्फर पाउडर सरफेस पर रह गया तो आपका टेस्ट निगेटिव है और आप ओके हैं। लेकिन इफ ये सल्फर पाउडर अगर सिंक कर जाता है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आपको जॉन्डिस है। एक्चुअली होता क्या, बस ये एक छोटे से टेस्ट के लिए अब डॉक्टर अपना जो भी चाहता है फीस ले लेता है। तो यहाँ पर इस टेस्ट को हम लोग हेज टेस्ट कहते हैं, HAYS हेज। होता क्या है कि जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका एयर इंटरफेस के साथ 20 डिग्री पे जो वैल्यू होती है सरफेस टेंशन की, वो होती है CGS यूनिट में 65 डाइन पर सेंटीमीटर। लेकिन अगर जिसको जॉन्डिस हुआ रहता है, वो लीवर से बाइल सॉल्ट का सिक्रेशन होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बाइल सॉल्ट और एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री पे सरफेस टेंशन की वैल्यू घट जाती है। ओके, ये हो जाती है 55 डाइन पर सेंटीमीटर। तो इसके वैल्यू के ड्रॉप होने की वजह से ये सिंक कर जाता है। जैसा हमने देखा कि वाटर में अगर केरोसिन ऐड करते हैं तो उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है, तो मच्छर डूब जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर जिस पेशेंट को जॉन्डिस है उसके यूरिन में बाइल के प्रेजेंस की वजह से उसमें सल्फर पाउडर सिंक कर जाता है। ओके, सो here is the point. Normal urine with air as interface has surface tension of 65 dyne per centimeter, but if the bile salt is present, its value reduces or falls to 55 dyne per centimeter. Okay, तो हेज टेस्ट में ये सल्फर पाउडर टेस्ट है, जहाँ पे यूरिन के सैंपल पे सल्फर पाउडर रखा जाता है और अगर पाउडर अंदर चला गया तो आपका टेस्ट निगेटिव है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये निडल फ्लोट कैसे करता है। ओके, तो ये एक हम लोग टब लिया। ओके, ये एक छोटा सा निडल है, मान लेते हैं इस टब का जो लेंथ है ये 2A है। ओके, दिस लेंथ, और निडल का लेंथ मान लेते हैं L। ओके, इसको चूंकि मैं यहाँ पर कोई
3D में, मतलब मैं यहाँ पर आपको इलिस्ट्रेट करके नहीं बता सकता, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपने हाथ में आप एक पेपर लें A4 साइज़ का, उसके बीच में आप पेन रख दें। तो आप जब उस पर पेन रखेंगे तो ये सरफेस जो है पेपर का, पहले मान लेते हैं हॉरिजेंटल था, बाद में कैसा होगा, इस तरह का डिप्रेशन बन जाएगा। तो सेम केस होता है वाटर के साथ। पहले वाटर का सरफेस जब नेडल उस पर नहीं रखा गया है तो ये हॉरिजेंटल है, लेकिन जैसे हम लोगों ने इस पर नेडल रखा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेंथ ऑफ नेडल, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो गया। ये एक नेडल है, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो पेपर है ये इस तरीके से, एक्चुअली आप इस पे पेपर पे इस सेम तरीके से पेन रखिए। ये एक पेन कंसीडर कीजिए, ये एक पेपर है, तो ये पेपर के 4 साइड हैं। तो इसके जो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो यहाँ पर जो एक ये जो इसके ऑपोजिट साइड है ये थोड़ा उठ जाएगा और ये बीच वाला पोर्शन में डिप्रेशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा, ये वाले फोर्सेस, इस तरफ जो नॉर्मल फोर्सेस होंगे और इस तरफ जो नॉर्मल फोर्सेस होंगे, ये अवे फ्रॉम यू, मतलब ये आपके डायरेक्शन से दूर जा रहे हैं और ये आपके तरफ आ रहे हैं, तो ये दोनों नॉर्मली कैंसिल कर देंगे। ओके, अब ये जो फोर्स है यहाँ पर, इसके कंपोनेंट बनेंगे, ये वाले जो फोर्सेस हैं ये FST, ओके, इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे क्योंकि ये कुछ एंगल बन रहा है पेपर में। ओके, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा FST cos थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा FST sin थीटा। अब ये जो FST sin थीटा है, इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये इधर और इधर कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये FST cos थीटा जो है ये वेट को बैलेंस करेगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो FST cos थीटा W हो जाएगी। अब यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये एक छोटा सा डिप्रेशन को एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ये जो आर्क है ये अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये वाला लेंथ A हो गया, ये डिप्रेशन को हमने y माना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √A² + y² होगा। तो यहाँ पर हम ये थीटा एंगल, ये 90 डिग्री और ये 90 - थीटा इन द राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ पर साइन ऑफ 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। चूंकि ये y छोटा है तो इसका स्क्वायर वाला टर्म और वो भी उसका स्क्वायर रूट वो और छोटा हो जाएगा, तो हम y को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू y/a हो गई। सो थैंक यू। नो फर्स्ट वन थिंग इज हेयर टू बी डिस्कस। तो FST जो हुआ वो स्ट्रेस इनटू दिस लेंथ प्लस स्ट्रेस इनटू दिस लेंथ, यानी हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा L प्लस सिग्मा L या 2 सिग्मा L हो गया ये टोटल स्ट्रेस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज enjoy and subscribe to my class, like and share. Thank you.